अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस भी कहते हैं या इंदिरा आवास योजना, हमारे काफी लोग जिस नाम से जानते हैं इसको, आज इस प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से गरीब के नाम काटे जाते हैं, गरीब के नाम लिस्ट से इग्नोर किए जाते हैं और अपने ही चंद लोगों को दिया जाता है मकान, उन लोगों को दिया जाता है जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मकान हटाए जाते हैं। लेकिन जब सवाल कोई पूछता है, जब सवाल उठाने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, उस टाइम पे उसको धमकी दी जाती है कि तुझे पर्चा लगा दिया जाएगा, तुझे बंद किया जाएगा, तुझे पीएसए लगाया जाएगा। आज के टाइम सच्चाई बोलना कितना मुश्किल है, आप खुद ही बताएं कि एक सच्चाई के लिए। वालेकुम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आकी भाई कुछ हाल बी के बारे में बोलो कुछ। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो आज एक गरीब की आवाज उठाने वाला, वॉइस टू वॉइस जिसको कहते हैं, कोई गरीब की बात करेगा तो उसको धमकी दी जाती है कि एफआईआर लगाया जाएगा, आपको बंद किया जाएगा। और ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं और एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन और बाकी चीजें हो रही हैं। लेकिन आज एक मुलाकात मेरी जम्मू कश्मीर कुछ पब्लिक टाइम्स के नाम से, इरफान मुगल उसको चलाता है, उस चैनल को। मीडिया बंजुआ आप जानते हैं काफी बैकवर्ड है। बैकवर्ड इस लिहाज से कि माफिया वहां पे काफी ज्यादा अभी भी है। उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए हमारा जर्नलिज्म, जो मीडिया होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब वो सच्चाई दिखाए। एक बंदा जो वहां बात कर रहा है कि मुझे यहां पे काम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक भी साथ होती है, उसको डराया जाता है कि डीआईजी को बोला जाएगा अब तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई जाएगी, और उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी लगाई गई। लेकिन मैं पर्सनली उसके साथ हूं, उसके 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 हित में हूं, क्योंकि हमें आदत हुई है झूठ बोलने की और झूठ को सुनने की। गोदी मीडिया के नाम से आज लोगों को झूठ घरों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन कोई जो सच्चाई की बात करता है, जो सच बात करता है, उसको दबाया जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है। वही मिसाल आज जो जेके पब्लिक टाइम्स, शायद जेके पब्लिक टाइम्स ही है, जो इरफान मुगल है मौजवा से, उनको भी दबाने की पूरी कोशिश एक ठेकेदार कर रहा है। लेकिन उस ठेकेदार को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा सच्चाई की बात कर रहा है, सच्चाई के साथ खड़ा है, तुझे उस चीज से प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर वो ये बता रहा है कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, डंगा अच्छा होना चाहिए, अगर ठेकेदार का काम है, तुम ठेकेदार पहले 20-20%, 30-30%, कोई 60-60% बिलो ले रहा है, तो बनाना क्या है तुमने आगे वहां पे? लेकिन जब सवाल पूछे जाएंगे इनसे तो ये धमकी देंगे कि तुम पे पर्चा लगाया जाएगा, तुम्हें बंद किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, काफी लोग मुझे मिले, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इस पॉलिटिक्स में 1 साल के आसपास का है। और इस 1 साल में मैंने काफी लोगों को देखा कि आकिब भाई मकान दिला देना हमें। लेकिन जब ये बात बोली जाती है कि मकान देना है, आज बहुत सारे लोगों के लिस्ट पे नाम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनको लिस्ट से बाहर किया, वेरिफिकेशन करी उन्होंने, चक्कर वेरिफिकेशन हो गई, फाइनली वो आज देख रहे हैं अपना नाम वो लिस्ट से बाहर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके गरीबों के मकान काटे जाते हैं और अपने कुछ खास बंदों को आरडीडी डिपार्टमेंट या कुछ खास बंदों को एमएलए या एमपीज अप्रोच करके उनको बोलते हैं कि इन लोगों को मकान दो जो जेन्युइन है ही नहीं, जिनके ऑलरेडी 2-2 छत, 3-3 छत मकान है, उनको मकान दिए जाएं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की जिनकी बातें की जाती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फिर मोदी कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, अब आज के बाद सिस्टम गिलास की तरह, शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन जब हम ग्राउंड में देते हैं, ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं है। बशारत हुसैन, मेरा भी काटा है, बिल्कुल सभी लोगों के, ऑलमोस्ट जो जेन्युइन केसेस हैं उनको काटा गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन नहीं है, उनके नाम आ चुके हैं। लेकिन मेरी इस बारे में, क्योंकि कई दिनों से मैं इसको फॉलो कर रहा था, मेरी एसीडी से बात हुई। एसीडी के बाद कुछ वीडियो साहब से बातें हुई मेरी, उनने कहा कि ये बेसिकली फाइनल लिस्ट नहीं है, जिनको भी अपने नाम चढ़ाने हैं वो नए से वेरीफाई करवाएं अपना, वो अपने नाम, आधार कार्ड, अपने नाम जितने भी हैं, आधार कार्ड जितने भी हैं, जितने भी गांव के हैं, अगर कोई भी इनमें से जो वीडियो देख रहा है, अगर आपके नाम काटे हैं तो आप मुझे आधार कार्ड भेजो, अपना लोकेशन, अपना पंचायत बताएं, तो वहां की वेलडब्ल्यू या वीडियो से बात करके आपके नाम उसमें ऐड कराए जाएंगे ताकि नए से वेरिफिकेशन हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज भी जहां
एक गरीब एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको मकान मिलेगा था, लेकिन आज भी उस गरीब को मकान नहीं मिला। मुझे समझ एक चीज नहीं आ रहा है, जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं या जीआरएस हैं, वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है आरडीडी के। क्या आपको पता नहीं कि एक बंदा है, उसके पास जमीन, बहुत कम जमीन है और उसके पास मकान नहीं है? और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर एसीडी साहब को या डीसी साहब को या आरडीडी के कमिश्नर को एग्जाम्पल चाहें तो हम देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है प्रायोरिटी में ऐसे लोगों को रखा जाए जिनके पास मकान है ही नहीं, और जिनके पास सेकंड प्रायोरिटी मुझे लगता है ऐसे लोगों को रखा जाए जिनके पास मकान है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में है कि वो टूटे वाली कंडीशन में। लेकिन आरडीडी में देखा जाए कि आरडीडी में स्कैम्स, आरडीडी में करप्शन किस लेवल का है कि गरीब को पूछा ही नहीं जा रहा है। करप्शन इस लेवल का है कि मटेरियल का पैसा खाया जा रहा है। करप्शन इतना है कि स्किल्ड का पैसा सिर्फ अपने खास बंदों को दिया जाता है, और उसके बाद जो 60% देना होता है, गरीब को 60% देना होता है, वो 60% नहीं दिया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात मुझे लगता है ये है कि आज गरीब की बात करने वाला कोई नहीं है, गरीब के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने पार्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गरीब को पूछा ही नहीं जाता है। दफ्तरों के चक्कर लगते हैं, उनके जूते कट जाते हैं, लेकिन दफ्तर में पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज जो गरीब की बात करेगा, वालेकुम सलाम इरफान मुगल भाई, और जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। कोई मसला नहीं बशरत भाई, आप मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, मैं वीडियो से बात करके करवा दूंगा। निसार भाई वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मुझे लगता है एक वक्त आ चुका है कि जहां पे सभी लोगों को खड़े होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए। अपने जितने भी आपके अधिकार हैं वो उनके लिए खड़े हो जाएं, अपने अधिकारों के लिए बोलें, अपने राइट्स के लिए बोलें। अगर कोई गरीब है, कोई मसला नहीं इरफान भाई, जितने भी गरीब सबको खड़े होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। जब तक ना आप अधिकारों के लिए बोलोगे तब तक आपके अधिकारों को तो कुचला जाएगा, आपके अधिकारों को दबाया जाएगा। मुझे लगता है पर्सनली आज सिस्टम के खिलाफ बोलना, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है, लेकिन वो सारी मुश्किलात में अपने कंधों पे लेके, उन मुश्किलात से स्ट्रगल करके, फाइट करके, आप सभी जानते हैं कितना दबाया गया मुझे। एफआईआर अलग, बाकी चीजें अलग, हर तरीके से दबाया गया, हर तरीके से, हर तरीका एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने देखा, पूरा हर तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की मुझे। लेकिन फिर भी आप जानते हैं मैं आपके अधिकारों के लिए बात कर रहा हूं। मुझे पर्सनली खुद के लिए घर नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए प्रधानमंत्री का आवास योजना का मकान नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए दंगा नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए ठेकेदारी नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए इन आरडीडी के डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से काम नहीं चाहिए। मुझे इन लोगों से कोई काम नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों से कोई काम लेना नहीं है। लेकिन मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप कम से कम एक गरीब के लिए खड़े हो जाइए, उसके लिए बात करें। आज जितने भी लोग हैं, कोई गरीब के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली कॉल्स बीच में बहुत ज्यादा आ रही हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर कोई, मैं लाइव इसीलिए डालता हूं कि लाइव में लोगों को पता चले कि मैं लाइव हूं और कॉल थोड़ा कम आ जाए, लेकिन कॉल्स बड़ी ज्यादा आ रही हैं बीच में। मुझे लगता है इस लाइव को शॉर्ट ही रखूं मैं। मेरे पास बेसिकली एक ही फोन है, इसी में कॉल्स आ रही हैं, अब किसी का अर्जेंट कॉल भी होगा। बेसिकली मुझे लगता है मैं ये चाह रहा था कि आप सभी लोग जागिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाइए, बात करें अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। यला इशू दरवाजा वाल अंदर बिलाल, बिलाल, मुदस्सिर बिलाल नंबर है। तो बेसिकली मैं ये स्पेशल लाइव, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों के, बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे, वो डिस्कस करना चाहता कि उन लोगों को मकान नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए बात करेगा कौन? कमिश्नर सेक्रेटरी हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई गरीब के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और कई दिनों से मेरी सेहत भी काफी खराब है। कई जगहों पे लोगों ने बुलाया, लेकिन उन जगहों पे पहुंच नहीं पाया मैं। उसके अलावा आप हॉस्पिटल का जानते हैं, रिसेंटली हॉस्पिटल में एमएलए ने मिसहैंडल किया, एमएलए के कुछ लोगों ने मिसहैंडल किया सुपरिंटेंडेंट को। लेकिन ये एमएलएज ये नहीं सोच रहे हैं कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अस्पताल अच्छी कंडीशन में हो। 2014 से मोदी रूल कर रहा है, 2014 से यहाँ किश्तवाड़ में भाजपा के दो एमएलएज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे किश्तवाड़ का अस्पताल में फिर सवाल पूछे जाते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, जब आप रिबन काटने जाते हैं तो रिबन काटते समय आप क्यों नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे अस्पताल का कंडीशन अच्छा नहीं है? रिबन काटते समय ये क्यों नहीं आप सोचते हैं कि सीडीएफ से पैसा दिया जाए? यहाँ आपने कितनी बार अपनी असेंबली में जाके, असेंबली में तो इसीलिए भेजते हैं लोग ताकि असेंबली में आप बात करें, गरीब की बात करें, अस्पतालों की बात करें, स्कूल के शिक्षा के स्कूलों की बात करें, जहां पे स्कूलों में एक मास्टर मुश्किल से 200 बच्चे वहां पे पढ़ाते, 200 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और टीचर एक या दो पढ़ाने के लिए, कमरा भी मुश्किल से एक है। आपने सीडीएफ से कितना पैसा स्कूलों में दिया? आपने सीडीएफ से कितना पैसा इन अस्पतालों में लगाया? लेकिन ये बात कोई नहीं पूछेगा इनसे, ये बात कोई नहीं करेगा इनसे। लेकिन बात जब होगी तो बात बोलेंगे कि यहाँ पे ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। आप ही जब सवाल पूछेंगे तो एमएलए का काम क्या है? एमएलए को फिर बनाया किस लिए गया? एमएलए को इसलिए बनाया गया ताकि सीडीएफ से वो चीजें करे और जाके मंत्री को मंत्रालय में बताएं। अगर मोदी आपका है तो आप मोदी से बताएं ना। मोदी को बोलो कि यहाँ पे आके इस अस्पताल का कंडीशन देखे। मोदी को बोलो कि अस्पताल में, किश्तवाड़ के अस्पताल में ये इश्यूज हैं, जीएमसी दे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी हो, यहाँ पे गैस्ट्रोएंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, यहाँ पे जितनी भी स्पेशलाइजेशन एक टर्शियरी सेक्टर के हेल्थ केयर में होती है वो सारी हो। तो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है। अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने ही ट्रस्टवर्दी लोगों के थे, आपको इस अस्पताल को अभी अपग्रेड करना चाहिए था। 2014 से आपने कुछ हमारे किश्तवाड़ के लिए तो कुछ किया नहीं। 2014 से तो आप सत्ता में रहे, मोदी आपका सेंटर में सत्ता में रहा, लेकिन आपने क्या किया? लेकिन लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो पीएसए लगेगा, आपको बंद किया जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में, डिसेंट डेमोक्रेसी में बोलना तो अधिकार है एक इंसान का। डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में बोलना अधिकार होता है, आपको बोलने का पूरा हक है। संविधान का आर्टिकल 1900। और मैं जब इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, बेसिकली मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही नहीं था। जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ था, मेरा बस ये मकसद था कि पॉलिटिकली एजुकेट करें लोगों को कि जो संविधान अधिकार देता है, जो सरकारें आपसे वादा करती हैं, वो कहां पे एस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट होता है, वो कहां पे दिखता है। लेकिन हम आज के टाइम पे सिर्फ तमाशा को बैठते हैं। हम देखते हैं कि मेराज मलिक खड़ा हो गया, उसके पीछे बैठेंगे, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, फोटो सेल्फी ले जाएंगे, उसके बाद काम करें ना करें कुछ नहीं। वैसे आकिब शाह के साथ आसपास खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आकिब शाह बोल रहा है, उसके आसपास खड़े हो जाएंगे तो बस चल जाएगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हैं, जब आपके पास कोई एमएलए इलेक्शन के लिए आता है या डीडीसी या कोई आपके पास सरपंच आता है, तो आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप जब आपके पास सरपंच आते हैं, जब आपके पास वार्ड मेंबर आते हैं, जब आपके पास डीडीसी आता है, उसको आप उससे सवाल पूछिए ना। आप उससे सवाल पूछिए कि आप मेरे स्कूल के लिए क्या करेंगे। आप उससे सवाल पूछिए, आप यहाँ पे पीएचसी है, क्या इसको फंक्शनल करवाएंगे? लेकिन उस टाइम पे वादे किए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वादा किया नहीं जाता है। लेकिन बेसिकली हम तो ये सोचे, कम से कम हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। बेसिकली हमारे पास दिमाग है और दिमाग के सोचने का पूरा पावर होता है। आप उस टाइम क्यों नहीं सोचते हैं कि जो ये वोट लेने आया है तो सिर्फ बेवकूफ बनाने आया है, इसको तो बस अपनी ठेकेदारी चलानी है, इसको तो बस यहाँ पे अपना ठेके चलाने, अपने रोड यहाँ पे चलाने, उसको अपना यहाँ पे काम सोचना है, काम देखना है। वो ठेकेदार जो एमएलए बना है, वो जो ठेकेदार है जिसने आपसे वोट लिया और एमएलए बना, वो आपकी बात क्यों करेगा? वो आपकी बात एक्शन से क्यों करेगा कि वहां पे रोड अच्छा बनाना है? क्योंकि रोड बनाने वाला ही वही है। 60% 70% बिलो डाल के टेंडर, वो रोड क्या बनेगा? माफिया 60% 70% बिलो टेंडर डालता है तो वहां रोड क्या बनेगा? लेकिन आज आपके सामने आकिब शाह है, कल आपके सामने नहीं होगा। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं आपको खुद खड़ा उठना पड़ेगा। एक बंदा जो गांधी के खिलाफ बोल सकता है, वो किसी एक फ्रीडम फाइटर के खिलाफ बोल सकता है, क्या वो अपने सरपंच के खिलाफ नहीं बोल सकता है? क्या हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम एक सरपंच के खिलाफ बोलें? हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम एक वार्ड मेंबर के खिलाफ बोलें? लेकिन वहीं खड़े हो जाते हैं गांधी जी को तनकीद करने में, क्रिटिसाइज करने में, गांधी के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपना वार्ड मेंबर, सरपंच के खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं।
हमारे यहाँ सरपंच जब वोट लेने आते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि आप डेवलपमेंट करोगे क्या, हम बस ये देखते हैं कि ये रिश्तेदार हमारा है, ये हमारा अपना खानदानी बंदा है, ये हमारे कास्ट से बंदा है, ये हमारे यहाँ से बंदा है। लेकिन हम उससे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जनाब आप हमारे यहाँ सड़कें कैसी बनाएंगे, क्या यहाँ पे जो ठेकेदार आएगा क्या उसके खिलाफ आप बोलेंगे। और आपको अगर लगता है कि इसमें गट्स नहीं, एक नौजवान को बनाइए ना, आप किसी नौजवान को इलेक्शन में उठाएं, नौजवान को पैसा फंड करिए, नौजवान को गाड़ियां दीजिए, नौजवान को बोलिए कि हमारे तुम्हारा पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खाने खिलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही जब एक सरपंच को बोलेंगे कि जनाब ऐसी मुझे रात चाय चाहिए, हम वहां पे खाना खाने आएंगे, उस बेचारे को चोरियां तो करनी है, उसको उधार लेना है। वो जब उधार लेगा तो फिर वो चुकाएगा कहां से, फिर पीआरआई का प्लान आएगा वहीं से चुराना है उसने, फिर डीडीसी का प्लान आएगा वहीं से उसको चुराना है, एमएलए का इलेक्शन होगा वो वहीं से सीडीएफ से पैसा खाएगा या अलग अलग ग्रांटों से पैसा खाएगा। वो कहां से पैसा लाएगा और आपको पैसा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और फिर सोच बदलने के बाद अगर कोई चोर है उसको चोर बोलने में प्रॉब्लम क्या है, कोई मंत्री है कोई कुछ भी है, आप सड़क में खड़े होके उसके खिलाफ बोलिए ना। मैंने इरफान मुगल के पहले ही बोल दिया, पृथ्वी दाकिब मैंने बिल्कुल बोल दिया, पहले ही बोल दिया, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। अभी मुझे मिला भी था, मुलाकात भी हुई, अभी वहां पे मीडिया उनके अपने चैनल पे भी मैंने बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ना नौजवान खड़े हो जाएगा, जब तक ना नौजवान खुद अपने अधिकारों के लिए बोलेगा, जब तक ना अपने हकूक के बारे में बोलेगा, तब तक कुछ नहीं बनेगा, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, तब तक ये सिस्टम माफिया के हाथ में रहेगा, तब तक ये सिस्टम इन दलालों के हाथ में रहेगा जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। इस टाइम पे भी जब आप सवाल पूछते हैं, इस टाइम पे भी जब कोई सवाल सरपंच से करता है, कोई डीडीसी एमएलए से करता है, तो उसको एमएलए डराता है कि तुझे अंदर किया जाएगा, बंद करवा देंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, एक एमएलए अपना रुतबा बना के, किसी पुलिस के अफसरों के साथ रुतबा बना के, एडमिनिस्ट्रेशन से रुतबा बना के एक गरीब को दबाने की पूरी कोशिश करता है और गरीब से ही वोट लेता है और फिर गरीब को ही दबाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम आदमी को जागने की जरूरत है, आम आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक आम आदमी सच्चाई के साथ खड़ा है, एक आम आदमी ईमानदारी के साथ खड़ा है, एक आम आदमी अगर किसी का 1 रुपया नहीं खाता है, किसी का चोरी नहीं करता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, तो वो सवाल कर सकता है ना। फिर कोई भी हो, वो कोई भी बंदा हो, किसी की दलाली थोड़ी करनी है। अगर आकिब शाह अकेले बंदा खड़े होके इस पूरे सिस्टम को ललकार सकता है, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बोल सकता है, तो आप भी तो बोल सकते हैं। मुझ में ऐसा क्या चीज है, मेरे में भी वही 5.5 लीटर का खून है, आपके अंदर भी इतना ही खून है, आप भी बोल सकते हैं, आप भी इनके खिलाफ बोलें। जो चोरी करता है उसे खिलाफ बोलने की पूरा आपको अधिकार है। फिर जो चोर लोग हैं, फिर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो माफिया चला रहे हैं सिस्टम में, उसे खिलाफ खड़े होना है। जब तक आप खड़े हो जाएंगे तब तक होगा क्या, आप बस ये तमाशा गो बनेंगे। जब तक आप तमाशा गो बनेंगे, जब तक पब्लिक तमाशा सिर्फ देखेगी कि बस वो पिस रहा है, वही मरे और वही मर रहा है, कोई मसला नहीं। जब मेरे साथ जुल्म होगा तो मैं भी 10 मिनट 1 दिन में भी सह लूंगा, उस 1 दिन के बाद जो हो रहा है होने दो। अकाउंटेबिलिटी से क्यों नहीं होगा? अगर मोदी अकाउंटेबिलिटी की बात कर, अगर मोदी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, अगर बिल्कुल साफ सुथरे सिस्टम की बात कर रहा है, तो करप्शन क्यों है फिर? अगर 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए तो कहां है 2 करोड़ की नौकरियां? 370 को इसीलिए हटाया गया, 35A को इसीलिए हटाया गया कि यहां पे जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी हो जाएगा, सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। कहां है सिस्टम ठीक? 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद यहां की जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला ने 2 लाख नौकरियों के वादे किए। कहां है वो 2 लाख नौकरियां? कहां है वो सकीना हेतु? अभी तक हमारे जनाब वैली में एक चक्कर नहीं लगाया, पुंछ रजौरी में एक चक्कर नहीं लगाया। लेकिन जब ये सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। लेकिन जुड़े तो हो, ठीक, अपना जमीर तो जिंदा इतना रखो कि मैडम को इतना तो बोलो कि कम से कम मैडम जी, इस अस्पताल में ये खस्ता हालत है, कम से कम डॉक्टर तो दीजिए। एमएलए कितनी बार, हमारे किश्तवाड़ के एमएलए गुंडागर्दी करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। कितने एमएलए ने ये बोला सकीना हेतु से कि यहाँ पे आके देखिए क्या खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम मैंने देखा है कितनी प्रॉब्लम इस अस्पताल में। लेकिन आज इनको आकिब शाह सच्चा लग रहा है कि आज आकिब शाह, पहले कहते थे कि आकिब शाह बदतमीज है, आकिब शाह अस्पताल में जाके लड़ाइयां करता है। लड़ाई क्यों करूं मैं तो जाके बस ये कह रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड नहीं उठ रहा है, गरीब का अल्ट्रासाउंड लीजिए। और खुद वो लड़ने आते हैं, पुलिस भेजते हैं, खुद वो आके लड़ने के बाद, मेरे खिलाफ पर्चे लगाने के बाद, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के बाद आज उनको लेकिन रियलाइज हुआ कि किश्तवाड़ के अस्पताल में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी वजह से ना, 10-15 साल से तो तुम हुकूमत कर रहे हो, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम्हारा है, पूरा तंत्र मंत्र तुम्हारा है, फिर भी सवाल आप किसी एक आम आदमी से पूछेंगे तो ये गलत बात है।
उमर अब्दुल्ला के पास आप दीजिए ना, पावर दीजिए ना उमर अब्दुल्ला को, आप पावर दीजिए ना इन सारे लोगों को, स्टेट दीजिए ना। सबसे पहले स्टेट आपने क्यों लिया, किस क्राइटेरिया में आपने स्टेट लिया? आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि हम स्टेट वापस करेंगे, तो स्टेट वापस क्यों नहीं कर रहे हो? हमें पता है कि उमर अब्दुल्ला कोई काम नहीं करता, वो अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा है। हमें पता है सकीना हेतू ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में अगर केजरीवाल ने इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, इतने अच्छा स्कूल सिस्टम बनाया, तो आज यहाँ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं वैसा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भी अपने उस ऐश परस्ती में, अपने उस फॉर्च्यूनर और जो 5-10 करोड़ की गाड़ियां निकाली उसको ऐश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? वो भी तो वही सब कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही सब कर रहे हैं जो जो नहीं करना चाहे था। आज भी भाजपा के लोग स्पॉन्सर करते हैं मेरे खिलाफ बंदों को, मेरे खिलाफ पूरे सिस्टम को मेरे खिलाफ कर देते हैं कि आकिब शाह के खिलाफ आप बोलना शुरू करो। आकिब शाह के खिलाफ अगर आकिब शाह 1 रुपए भी खाया है, आकिब शाह मैं पब्लिक को कहता हूं, आकिब शाह को गिरेबान से पकड़ के बताओ कि किसका पैसा खाया, किस वीडियो से 1 रुपया लिया है, किसी बंदे से 1 रुपया लिया है। मैं अगर ईमानदारी से खड़ा हूं तो मेरी पब्लिक भी ईमानदारी से खड़े हो जाए। अगर तुम खड़े हो जाओगे फिर आकिब शाह तुम्हारे लिए खड़े हो जाएगा, नहीं तो आकिब शाह फिर खड़े होने के लिए मुझे यहाँ पे लालच नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है, मुझे लालच नहीं है कि मुझे एमपी बनना है, मुझे लालच नहीं है कि मुझे यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, मुझे लालच नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन पॉलिटिक्स आप जानते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा चीज होता है, इनको लगता है पता नहीं आकिब शाह पता नहीं कहां चले गए और आकिब शाह के खिलाफ अब सिस्टम खड़े कर देंगे, आकिब शाह को पीएसए लगा देंगे, आकिब शाह के खिलाफ एफआईआर लगाएंगे। जैसे कि अभी मुझे कमेंट आ रहा था जेके पब्लिक टाइम्स, हाँ जेके पब्लिक टाइम्स इरफान मुगल चलाता है, इसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा दिया क्योंकि ये बात पब्लिक के अधिकारों की करता है, पब्लिक की बात करता है, इसलिए गोदी मीडिया नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ पर्चा लगाओ, इसको बंद करा दो। इसी तरीके से आकिब शाह के खिलाफ इस पर्चे लगा के इसको बंद कर दो। महराज मलिक बात करता है, उसको पर्चा लगा के बंद कर दो। जो भी बात करता है कोई भी पार्टी हो, इस टाइम आम आदमी पार्टी में नहीं हूं। आम आदमी पार्टी आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मुझे टर्मिनेट किया था, निकाल दिया था। उसकी वजह क्या थी? आज तक वो वजह तो ना उन्होंने पब्लिक किया ना मुझे बोला कि उसकी वजह क्या थी, ताकि मुझे भी पता चले कि वजह क्या थी। बाकी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने आया था, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं है कि उमर अब्दुल्ला की तरह मुझे गाड़ियां फॉर्च्यूनर चाहिए थी और मैं इसलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स में उतरा था। और पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं ये सोचता था, बहुत सारे ऑफर करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर करती हैं, हम ये गाड़ी देंगे, हम आपके पास ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे सब चीज नहीं चाहिए। मैं बस आपको पॉलिटिकली एजुकेट करना चाहता हूँ, पॉलिटिकली बोलना चाहता हूँ कि जो आपके अधिकार है वो ये अधिकार है। आप किसी के बहकावे मत बताइए, आप खुद बताइए। आप खुद क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आकिब शाह बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते हो? कोई बोल सकता है। अगर आकिब शाह बोल सकता है, इरफान मुगल बोल सकता है बौंसवा से, अगर यहां से बिलाल वानी शिड़ी से बोल सकता है, अगर यहां से मड़वा से जो है शेख जफरुल्लाह बोल सकता है, वो कांग्रेस से मुझे वो नहीं है, लेकिन बोलता है। और ऐसे ही कई लोग हैं जो बोलते हैं, अगर वो बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोल सकते? अपने हक के लिए खुद ही बोलें। मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर आप अपने अधिकारों के लिए खुद बोलेंगे तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा मैं यहां खड़े होके आपकी बात करूं, किसी भी ऐवान में जाके या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अफसर को जाके या किसी भी बंदे को जाके आपकी बात करूं। आप खुद भी तो बात कर सकते हैं। खुदा ने वही दिमाग, खुदा ने वही चीजें जो मुझे दी हैं, जो ऑर्गन सिस्टम दी है, वही ऑर्गन सिस्टम तो आपके पास है। आप भी उठ के आप भी सवाल करें। आपका ठेकेदार काम नहीं करता, ठेकेदार के खिलाफ बोलें। पकालन में इशू था, अभी पकालन के लोग खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया और उनको भी पहले धमकियां दी, पर्चे लगाएंगे, ये करेंगे, काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खड़े होना पड़ेगा। लोग बोलेंगे तभी सिस्टम बदलेगा, लोग बोलेंगे तब जाके ये सिस्टम, ये निजाम बदलेगा। लोग बोलेंगे तब जाके ये सारी सिस्टम, ये सारा निजाम बदलेगा। अगर लोग नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो वही चीजें चलती जाएंगी जो चलती रही हैं। अगर एमएलए आपका काम नहीं करता, वो एमएलए कोई भी हो, अगर वो काम नहीं करता, आप उसको गिरेबान से पकड़ें, क्योंकि आपने वोट दिया है। आपकी जेब से तनख्वाह जाती है, इसको तनख्वाह मिलती है, आपके पैसे से उसको स्कॉर्पियो मिली है, आपके पैसे से वो सारी। आप मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, आप मुझे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्योंकि मैं नहीं पहुंच सकता हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं हर जगह हर गांव में जाके हर गांव में पहुंचूं और हर गांव में हर एक बंदे की बात करूं। गाड़ी में तेल लगता है, पैसा लगता है, आने जाने में हर एक चीज लगता है। मुझे ये चीज आपके सामने नहीं बोलनी चाहिए। और मैं कई दिनों से बीमार हूं, पिछले 1 महीने से सीवियरली बीमार हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि यहां जाऊं वहां जाऊं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं रेस्ट कर रहा हूं। बेसिकली बहुत ज्यादा बीमार हूं, लेकिन फिर भी कम से कम हमें इतना एहसास हो कि लेकिन खुद के अधिकारों के लिए खुद बोले। मैं बस ये चाहता हूं, मुझे वोट नहीं चाहिए ना, मैं इलेक्शन में उठूंगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएं। अगर कोई मोदी है, अगर वो मोदी भी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन तनख्वाह तो आप दे रहे हैं ना, उसको पब्लिक तनख्वाह दे रही है ना, आपने उसको बनाया। अगर कोई एलओपी है, कोई और
यहाँ पे उमर अब्दुल्ला है या सकीना है तू या कोई जावेद राना है, कोई भी बंदा है, कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, वो तनख्वाह आपकी जेब से जाती है। बस ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तनख्वाह आपके जेब से जाती है। उसकी तनख्वाह, उसकी गाड़ी का तेल, उसका जितना भी प्रोटोकॉल है वो सारा आपके जेब से जाता है। जब तक आप खड़े हो जाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बोलेगा। अगर आकिब शाह एमएलए होगा, आकिब शाह को यहां से पकड़ो और बोलो कि ये काम क्यों नहीं किया तुमने, ये काम जब बोला था ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और सीडीएफ का पैसा कहाँ का खर्चा है, वो सीडीएफ का पैसा दिखाओ। आज के एमएलए हैं, कितने लोगों में दम है कमेंट करने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए, मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, सारे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने अपने एमएलए को कभी बोला कि तुमने ये पैसा कहां डाला? आप अपने एमएलए से पूछो ना, मैं बस ये कह रहा हूं, आप अपने एमएलए से पूछो, अपने एमपी से पूछो। एक बंदा जो एमपी या चुनाव बेली से है, उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां किश्तवाड़ आता है, डोडा आता है, लेकिन कभी हमने देखा ही नहीं यहाँ पे। क्यों? वो धर्म की राजनीति करके यहां से उठ के, उनको पता है कि वोट तो मिलना है, यहां से उठ के वो पीएमओ में बैठे हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वोट लिए जाते हैं, एमएलए बना जाता है, फिर तू कौन और मैं कौन। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे मुझे इलेक्शन की लालच है या मुझे एमएलए बनना है। अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं प्राइवेट में एडजस्ट हो सकता हूं। लेकिन मैं बस आपको सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बता रहा हूं, आपको सिर्फ अपने जो आपके राइट्स हैं वो बोलने आया हूं कि जनाब आपके अधिकार ये हैं। अगर नरेगा में फ्रॉड होता है, आपके पास ये अधिकार है, आप एंटी करप्शन में जाओ, आप विजिलेंस डालो, आप आरटीए फाइल करो, और आपका पूरा अधिकार है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। आपको वेट क्यों करना है कि आकिब शाह आएगा, महराज मलिक आएगा या नरेंद्र मोदी आएगा तो वो आपको अधिकार देगा या वो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रखेगा? आप खुद खड़ी उठिए ना, आप खुद बात करें, अपने अधिकारों के लिए खुद बात करें, आप खुद की बात खुद करें। बाकी चोर पब्लिक में, बाकी दलाल पब्लिक में, माफिया पब्लिक में बैठा हुआ है गरीब को दबाने के लिए। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, एटलीस्ट मुझे ये पता है कि अगर मेरे सामने किसी पे जुल्म होता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मुझे अकेले खड़ा होना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वोट आते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, उस टाइम पे हम जैसे उस टाइम पे बस डिसाइड करने वाले होते हैं सब कुछ कि हम ही जो है इस सिस्टम को सुधार देंगे, हम इस साहब को वोट डालेंगे और ये साहब हमें सब कुछ करेगा। और उस टाइम पे हम अच्छे इंसानों को साइड लाइन करके, पीछे करके उनको पीछे कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन चोर को वोट देके उसके बाद फिर सड़कें तो वैसी ही होनी है, फिर स्कूल तो ऐसे होने हैं आपके, फिर तो कॉलेज ऐसे होने हैं, फिर आपको तो जबरदस्ती बीमार रखा ही जाएगा। आपको जबरदस्ती बीमार रखा जाता है अस्पताल के द्वारा, स्कूल के द्वारा। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो सवाल नहीं पूछ सकते सिस्टम को, वो सवाल नहीं डीसी से पूछ सकते हैं। आप अनपढ़ रखा जाता है बच्चों को ताकि वो सवाल नाम से पूछे, क्योंकि पढ़ेगा तो वो सवाल पूछेगा ना। और वहीं पे अस्पतालों की कंडीशन इसलिए बुरी रखी जाती है ताकि ये बीमार रहें, इनका इलाज ना हो, ताकि सवाल ना पूछे। मेंटली बीमार रहेंगे तो सवाल क्या पूछेंगे? आज के लोग इतना डिप्रेशन में, कोई बोलता है ये बीमारी है, कोई वो बीमारी है, कभी हार्ट पकड़ के आते हैं, कभी किडनी पकड़ के आते हैं, जनाब ये बीमारी हो गई। जब अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में इलाज नहीं होता। नजाकत भाई आज थोड़ा फर्क है, लेकिन सेहत बहुत खराब है, कुछ समझ नहीं आता है, फीवर बहुत ज्यादा है। और मैं पीजीआई पिछले दिनों गया, स्किम्स पिछले दिनों गया, लेकिन काफी सेहत खराब है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों के बीच में आऊं और आपके लोगों के बीच में आपके जो अधिकार हैं वो आपको मैं बताऊं कि आपके ये अधिकार हैं, आपके ये हकूक हैं, आपके ये राइट्स हैं। लेकिन अगर आप ही खड़े नहीं होंगे तो मैं फिर किस लिए लड़ रहा हूं? फिर मुझे लड़ना किस लिए? अगर आपको लगता है कि सब चंगासी है, जो मोदी कह रहा है सब चंगासी है, फिर आकिब शाह को कोई काम ही नहीं है यहाँ पे आने का, फिर आकिब शाह को यहाँ आपके बीच में खड़े होने का कोई काम ही नहीं है। बस ये है कि आकिब शाह लाइव आएगा, एंजॉयमेंट 2-3 मिनट का बोलेगा, ये 2-4 गालियां डीसी को देगा, 2-4 गालियां एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, 2-4 गालियां प्रधानमंत्री को देगा, बस आकिब शाह आया, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट हो गया, उसके बाद खत्म। और हमने इस पूरे सिस्टम को एंटरटेनमेंट बनाया है। हम एक जगह कंसेंसस नहीं बना रहे, एक जगह हम खड़े नहीं हो पा रहे कि हक के साथ खड़े हो जाएं और हक की बात करें। हमारे अंदर इतना ज्यादा सप्रेस किया, हमारे अधिकारों को इतना दबाया गया है कि आज हक की बात करना हमें मुश्किल हो जाता है। हम चाहते ही नहीं कि हम क्या हक की बात करें, हम चाहते ही नहीं कि हम बात करें, अपने अधिकारों की बात करें। और जब तक आप खड़े हो जाएंगे तब तक आकिब शाह अकेले इस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है तो आकिब शाह की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे, मुझे फिर लड़ना ही क्यों है, फिर मुझे इस सिस्टम में लड़ना ही क्यों है? अगर मैं अपना सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, कोई फाइनेंस नहीं करता है, कोई गरीब को नहीं पूछता है,
उस गरीब को पता होगा, जिस गरीब को घर पे दूध नहीं होगा, उस गरीब को पता होगा, जिसके चावल नहीं घर पे होंगे, उस गरीब को पता होगा, जिस गरीब के घर में खाना नहीं बन रहा हो, उस गरीब को पता होगा, जिस गरीब अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, उसको पता होगा कोई पैसा नहीं देता है। और सब चाहते हैं कि इसको किसी तरह दबाया जाए। और आपको क्या लगता है, मेरे पीछे पूरा सिस्टम खड़ा है ताकि इसको दबाएं, इसको फाइनेंशियली क्रश किए। सर्विस स्टेशन बंद क्यों करना है? क्या ये अकेला बिजनेस इलीगल था पूरे किश्तवाड़ में जो इलीगल चल रहा था, और बाकी सब लीगल है? यहाँ इतने प्रोजेक्शन सारे लीगल हैं, यहाँ पे सब सिस्टम लीगल है, पूरे हिंदुस्तान में कोई करप्शन नहीं है, सब लीगल है। लेकिन सिर्फ आकिब शाह का सिस्टम इलीगल था, आकिब शाह का एक सर्विस स्टेशन था वो इलीगल था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है। आज मैं आपके बीच में हूं, कल आपके बीच में नहीं होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि इस सिस्टम के खिलाफ बोलना है, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होना है, इस सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम। कुछ फ्रेंड्स मिलने आए, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात सिस्टम के पास पहुंचाएं, आपकी बात करें और लोगों को बोलें कि आप पॉलिटिकली एजुकेट करें कि जनाब ये हक है आपके, ये हकूक है आपके। बाकी मेरा इतना ही काम है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं अभी रातों रात सिस्टम बदल दूंगा। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो छड़ी नहीं है, कोई लाठी ऐसी नहीं है कि मैं जिस पूरा उसको घुमा के पूरा सिस्टम चेंज करूंगा। अल्लाह ताला आपको और अपने ईमान रखें, आमीन आमीन। तो कहीं ना कहीं आपको भी खड़े होना पड़ेगा, आपको भी इसके बारे में बोलना पड़ेगा, फिर ही सिस्टम बदलेगा। फिर सबके साथ जुड़ेंगे लाइव में इंशाल्लाह। तब तक के लिए